नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। खबरों में से खबरें। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपके काम की हैं। मुझे अच्छी लगी हैं तो आपको भी अच्छी लगेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्ती के नियमों को बदलते हुए ग्रुप डी, जिसे अब लेवल 1 कहा जाता है, 10वीं पास युवाओं को भी रेलवे में नौकरी देने का मौका दिया है। नए नियमों के अनुसार अब 10वीं पास उम्मीदवार ग्रुप डी, जिसे अब लेवल 1 कहा जाता है, की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेवल 1 की नौकरी के लिए अब आईटीआई डिप्लोमा जरूरी नहीं होगा, जबकि पहले आईटीआई का डिप्लोमा होना जरूरी था। बिना आईटीआई डिप्लोमा के अब कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। भर्ती के नियमों को सरल करते हुए डिप्लोमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब 10वीं पास सभी युवक रेलवे में ग्रुप डी लेवल 1 की नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में लेवल 1 के 32,000 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक चलेगी। इसलिए जो युवक 10वीं पास है और रेलवे में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, वे अब इस सपने को साकार कर सकते हैं, भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 5 जनवरी 2025 को दैनिक जागरण अखबार में छपी एक खबर ने भी ध्यान आकर्षित किया। खबर यह है कि देखभाल न करने पर और उपेक्षा करने पर बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में मां की याचिका पर बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड रद्द करते हुए 28 फरवरी 2025 तक मां को संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश दे दिया है। यह मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक महिला का है। इस मामले में एक मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बेटे पर देखभाल न करने और उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए उसे उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले को भी पलट दिया है। हाई कोर्ट ने बेटे के हक में फैसला सुनाया था, लेकिन मां का कहना था कि उसने देखभाल करने की शर्त पर ही बेटे को संपत्ति उपहार में दी थी, लेकिन बेटे ने उनकी देखभाल नहीं की बल्कि उन पर हमला भी किया। इसलिए गिफ्ट डीड रद्द कर उन्हें संपत्ति वापस कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक लाभकारी कानून है। कुछ मामलों में हमारे देश में बुजुर्गों की देखभाल नहीं होती है। ऐसे में ये चीजें सीधे तौर पर कानून के उद्देश्य से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक देखभाल करने की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो यह कानून सीनियर सिटीजन एक्ट उन्हें अधिकारों का संरक्षण करने की शक्ति देता है। दैनिक जागरण की ही 6 जनवरी 2025 के अंक में छपी एक खबर पढ़ने लायक लगी और आपको बताने लायक भी। खबर का शीर्षक था 20 वर्ष बाद स्पेन से अपने माता पिता को तलाशने भारत पहुंची युवती। यह कहानी स्नेहा नाम की एक लड़की की है जो अब 20 साल की हो गई और स्पेन में अपने दत्तक माता पिता के साथ रहती है। 20 साल के बाद यह युवती अपने माता पिता की तलाश में भुवनेश्वर पहुंची है। स्नेहा के साथ उसकी दत्तक मां जेमा भी भारत आई है। स्नेहा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2004 में स्नेहा के पिता संतोष दास बिना बताए अचानक सभी को घर में छोड़कर कहीं चले गए। वह भुवनेश्वर के नयापल्ली भोईसाही इलाके में किराए के मकान में रहते थे और किसी निजी संस्था में रसोइये का काम करते थे। उनकी पत्नी बनलता गृहिणी थी। उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। अपने 4 बच्चों को छोड़कर जब संतोष दास कहीं चले गई तो मां बनलता अपने 4 बच्चों के साथ कुछ दिन तो पति का इंतजार करती रही, लेकिन जब उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला
तो एक दिन अपने बड़े बेटे और बेटी को लेकर मां भी अपने पीछे 2 वर्ष की बच्ची स्नेहा और 9 महीने के लड़के को छोड़कर कहीं चली गई। जब ये दोनों बच्चे घर में अकेले रह गए तो इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर के मालिक ने दोनों बच्चों को पुलिस के हवाले कर दिया। घर के मालिक से बच्चों के माता पिता का पता लेकर पुलिस ने खोजबीन की, मगर पुलिस भी बच्चों के मां बाप को नहीं ढूंढ पाई। जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने दोनों बच्चों को अनाथालय भेज दिया। इसी बीच स्पेन की एक दंपत्ति जेमा बीडल और जुआस जोस भुवनेश्वर आए हुए थे। दोनों ने इन भाई बहन को गोद ले लिया। जोश और जेमा ने इन दोनों बच्चों की परवरिश बड़े लाड प्यार से की। उन्होंने उड़िया संस्कृति के हिसाब से बेटी का नाम स्नेहा और भाई का नाम सोम ही रखा। यह घटना बताती है कि एक तरफ तो वे मां बाप हैं जो अपनी औलाद को छोड़कर कहीं चले जाते हैं और दूसरी तरफ जोश दंपत्ति है जो दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे समझकर पालते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। न्याय की एक धारणा है कि देरी से किया गया न्याय इस धारणा पर आधारित है कि देरी से किया गया न्याय अन्याय के बराबर होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 7 जनवरी 2025 के दैनिक जागरण में छपी एक खबर में लिखा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की काफी संख्या में पद खाली पड़े, जिसके कारण 4,32,227 मामले लंबित पड़े, पेंडिंग पड़े। इन 4,32,227 मामलों में से 1,63,948 आपराधिक मामले हैं, जबकि 2,68,279 सिविल मामले। 4,32,227 मामलों में से 1,26,824 अर्थात 29% मामले तो ऐसे हैं जो 10 साल से लंबित पड़े हैं। 76,433 मामले अर्थात 18% मामले ऐसे हैं जो 1 से 3 साल से लंबित पड़े। वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जजों के 85 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन 85 स्वीकृत पदों पर केवल 51 जज ही कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 34 जजों की कमी है। जजों की कमी का एक बड़ा कारण यह है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी और समय लेने वाली है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राज्य सरकार और राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ नामों वाली फाइल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने रखी जाती है। पदोन्नति के लिए स्वीकृत नाम को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने से पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास भेजा जाता है। इसके बाद ही नियुक्ति हो पाती है। इस पूरी प्रक्रिया में कई महीने लग जाते हैं। हाईकोर्ट में इस साल 2025 में 3 जज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कोई नई नियुक्ति न होने के चलते हाईकोर्ट में जजों की कमी एक गंभीर समस्या बन रही है, जिसके कारण हाईकोर्ट में केसों के निपटारे पर असर पड़ रहा है। एक और खबर जिसने ध्यान आकर्षित किया वह है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सही है कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी यह संवैधानिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार प्राप्त मुआवजा का भुगतान किए बिना उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के कारण संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत यह संवैधानिक अधिकार है और यह अनुच्छेद कहता है कि कानूनी अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की गई भूमि से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनाया है। पीठ ने कहा कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित करने के लिए
कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 2003 में एक अधिसूचना जारी की थी और नवंबर 2005 में अपीलकर्ताओं की जमीन पर कब्जा कर लिया था। उच्च अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं को पिछले 22 वर्षों के दौरान कई बार अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा, लेकिन उन्हें बिना कोई मुआवजा दिए उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। बाद में भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए 2011 में प्रचलित दिशा निर्देशों के अनुसार मूल्यों को आधार बनाया और मुआवजे का निर्धारण किया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष भू अधिग्रहण अधिकारी को 22 अप्रैल 2019 को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अपीलकर्ताओं के लिए मुआवजे का निर्धारण करने का निर्देश दिया है। 2025 में कई खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेगी। 12 जनवरी को लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब पहुंचेगा और यह अन्य दिनों की अपेक्षा बड़ा और अधिक चमकदार नजर आएगा। 13 जनवरी को धूमकेतु C 2024 G3 का आकर्षक नजारा देखने को मिलेगा। करीब 125 साल बाद यह धरती के करीब पहुंचने जा रहा है। 13 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण की आकर्षक 13 मार्च 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण की आकर्षक घटना होगी और 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। 7 और 8 सितंबर को वर्ष का दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसके 15 दिन बाद यानी 22 सितंबर को वर्ष का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। खबरें कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।